हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारियां बहुत अच्छे से चल रही होंगी। इसी क्रम में मैं आप सभी लोगों के लिए आज क्लास 10th फिजिक्स का एक बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग चैप्टर लेकर के आया हूं, जिसका नाम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। देखिए, ये चैप्टर हमारा दो चीजों से मिलकर के बना हुआ है। पहले हमें ह्यूमन आई के बारे में बताया गया है, और फिर जो वर्ल्ड में कलरफुल थिंग्स हैं, जैसे कि अगर बात करें डिस्पर्सन की, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की, या फिर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की, तो इसके बारे में हमको बताया गया है। तो हम इस चैप्टर को दो पार्ट में करके पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे ह्यूमन आई के बारे में, एंड सेकंड पार्ट में हम लोग जानेंगे कलरफुल वर्ल्ड के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले अगर ह्यूमन आई की बात करते हैं तो ह्यूमन आई क्या है उसके बारे में हम लोग समझेंगे, उसके हर एक पार्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए सबसे पहले ह्यूमन आई को कैसे डिफाइन करना है। Human eye is a natural optical instrument which is used to see objects by human beings. It acts like a camera which has lens. देखिए, ह्यूमन आई का हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस है। अगर आईज ना होती तो बिना आईज के इस खूबसूरत नेचर को कैसे फील कर पाते बिना देखे हुए। ये ऐसा इमेजिन करके देखिए, यानी कि आईज का हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, और ये हमारे ह्यूमन बॉडी का एक सेंसिटिव पार्ट भी है। तो आइए जरा हम लोग आईज के बारे में देखें। आईज ही हमारी बॉडी के वो पार्ट्स हैं जो हमें किसी भी ऑब्स्टैकल को, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में हमें मदद करते हैं। अगर आईज ना होती तो शायद हम किसी भी ऑब्जेक्ट्स को देख नहीं पाते, क्योंकि जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट इंसिडेंट होती है तो वो उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आईज पर आती है, और हमारी आईज में जो भी छोटे छोटे पार्ट्स हैं, जैसे कि अगर मैं प्यूपिल की बात करूं जहां से लाइट इंटर करती है, मैं लेंस की बात करूं जहां से इमेज का फॉर्मेशन होता है, रेटिना की बात करूं जहां पर इमेज फॉर्म होती है, या फिर जो ऑप्टिकल नर्व्स हैं, तो कहीं ना कहीं उस ऑब्जेक्ट की रिफ्लेक्टेड लाइट्स जब हमारी आईज में पहुंची, रेटिना पर इमेज बनी, तभी हम उसको एनालाइज कर पाए, उसे देख पाए। यहां पर आइए, कुछ ह्यूमन आईज के कुछ पार्ट्स हैं जो हमको पढ़ना है, जो हमें जानना है। मैं फ्रंट से स्टार्ट करूंगा। जैसे मैंने कहा कि एक ह्यूमन आई था, मैंने उसका एक क्रॉस सेक्शन ले लिया। क्रॉस सेक्शन मतलब बीच से कट किया, तो आईज का कुछ स्ट्रक्चर हमें इस तरीके का दिखा। तो सबसे पहले जो हमें मिलता है वो होता है कॉर्निया। अभी वन बाय वन हम इसको डिफिनीशन के अकॉर्डिंग, या कैसे हमें एग्जाम में डिफाइन करना है, इसके बारे में भी इसमें हम लोग देखेंगे। सबसे पहले वाला जो पार्ट आगे का फ्रंट का मिलता है उसे हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। कॉर्निया के बाद जो मिलता है हमको वो है आइरिस। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि ह्यूमन आईज की जो कलर्स होती हैं, आईज की ब्लू, ब्लैक, ब्राउन, ये सब कौन डिसाइड करता है? ये सब हम लोग आइरिस से डिसाइड करते हैं, जो हमारा जस्ट कॉर्निया के बाद होता है। इसके बाद जो हमारे आईज में पार्ट आता है उसका नाम है प्यूपिल। प्यूपिल वो पार्ट होता है जहां से लाइट हमारी आईज के अंदर इंटर करती है, और कितने अमाउंट की लाइट अंदर जानी है वो प्यूपिल डिसाइड करता है। यहां पर देखिए एक्वस ह्यूमर आपको दिख रहा है। एक्वस ह्यूमर क्या होता है? ये यहां पर एक लिक्विड होती है जो आइस के अंदर के प्रेशर को और बाहर के प्रेशर को मेंटेन करके रखता है, एक्वस ह्यूमर। ठीक है, यानी कि आप ये नहीं कहिएगा कि ये आंसू है। आंसू नहीं होते, आंसू तो बाहर होते हैं आइस के। ये हमारा एक लिक्विड होता है जो हमारे कॉर्निया के और लेंस के बीच में होता है, जो आइस के बीच, आइस के अंदर और बाहर के प्रेशर को मेंटेन करता है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्रिस्टलाइन लेंस। उसके बाद जो हमारे पास ये वाला पार्ट आता है उसको हम लोग बोलते हैं लेंस होता है, और जो हमारे आईज में बाय डिफॉल्ट लेंस होता है वो होता है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करें सिलैरी मसल्स की। तो सिलैरी मसल्स का काम होता है, ये देखिए यहां पर हमारी सिलैरी मसल्स होती हैं, ये जो इस लेंस को पकड़े हुए होती हैं, जकड़े हुए होती हैं, और इन लेंस को कब थिक करना है, कब थिन करना है, कब दूर के ऑब्जेक्ट पे फोकस करना है, कब नजदीक के ऑब्जेक्ट पे फोकस करना है, तो ये कौन करवाता है? लेंस के थ्रू सिलैरी मसल्स करवाती हैं। अभी हम लोग इसके आगे बाय वन इनकी डिफिनीशन भी देखेंगे। फिर बात करते हैं रेटिना। तो रेटिना ये आपकी कुछ इस पोजीशन पर सिचुएटेड होती है। उसके बाद है ऑप्टिकल नर्व्स। ऑप्टिकल नर्व्स क्या होती है? जो हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होती है, यानी कि रेटिना पर जो भी इमेज फॉर्म हो रही है वो ऑप्टिकल नर्व्स के थ्रू कहां जाती है? हमारे ब्रेन में जाती है। ठीक है, फिर यहां पर बात करते हैं विट्रस ह्यूमर के बारे में। तो ये विट्रस ह्यूमर कहां पर होता है? विट्रस ह्यूमर हमारे यहां पर फिल हुआ एक लिक्विड होता है। अब ये विट्रस ह्यूमर करता क्या है? ये हमारे आई बॉल, यानी कि आई की जो साइज है, जो शेप है, उसको मेंटेन करके रखता है। ठीक है,
तो आप ऐसा बिल्कुल मत कहिएगा कि नहीं भाई जितना आंसू निकलना है यहां से निकलेगा, आंसू निकलेगा, आंख खिंचक जाएगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये जो विट्रस ह्यूमर होता है ये हमारे आई बॉल की साइज को मेंटेन करता है, और साथ में ये जो हमारा एक्वस ह्यूमर है ये हमारे प्रेशर को मेंटेन करता है। डन। तो ये तो बात हुई, मैंने आपको आई पार्ट्स के बारे में बताया, यानी कि आपके एग्जाम में ये जरूर पूछा था कि आप एक लेवल डायग्राम बनाइए। तो यहां पर ये जो डायग्राम आपके सामने बना हुआ है आप इसको इस तरह से बना सकते हैं और इस तरह से उसको नेमिंग भी कर सकते हैं कि सिलेरी मसल्स यहां पर होती है, रेटिना है, ऑप्टिकल नर्व्स है, विट्रस ह्यूमर है, कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, एक्वस ह्यूमर एंड क्रिस्टलाइन लेंसेस। ठीक है, तो आप इस तरीके से ह्यूमन आई का इमेज बना करके एग्जाम में अपने दिखा सकते हैं। अब जरा चलते हैं, कभी कभी हम लोगों से क्या करता है, ये जो हमारे पास आई के जो छोटे छोटे पार्ट्स की बात हमने की है इनके बारे में कभी कभी आपसे पूछ लेता है, व्हाट इज द वर्किंग ऑफ रेटिना, व्हाट इज द वर्किंग ऑफ सिलेरी मसल्स, ऑप्टिकल नर्व्स, प्यूपिल, आइरिस, कॉर्निया, क्रिस्टलाइन लेंस। तो इनका क्या यूजेस है इसके बारे में जरा हम लोग आगे देखते हैं। देखिए यहां पर सबसे पहले बात करते हैं कॉर्निया की। तो सबसे पहले कॉर्निया ही आया था हमारे पास फ्रंट पे, अगर जब हमने क्रॉस सेक्शन करके देखा था तो सबसे फ्रंट पे क्या आया था, कॉर्निया ही आया था। तो आइए जरा कॉर्निया के बारे में हम लोग बात करते हैं। द कॉर्निया एक्ट्स एज द आईज आउटर मोस्ट लेंस। देखिए ये आउटर मोस्ट लेंस की तरह बिहेव करता है। इट फंक्शंस लाइक ए विंडो दैट कंट्रोल्स एंड फोकस द एंट्री ऑफ लाइट इनटू द आई। यानी कि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन कंट्रोल करता है लाइट को आईज में इंटर करने के लिए, देन यू कैन आंसर कॉर्निया, यानी कि कॉर्निया कंट्रोल करती है। ठीक है ना। तो कॉर्निया कहां का पार्ट है, सबसे पहला, ये देखिए आप इमेज में देख पा रहे होंगे कि ये वाला जो पार्ट है आपका, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है सबसे पहले ये क्या कहलाता है, हमारा कॉर्निया कहलाता है। ठीक है, यहां पे मैं डार्क ले लेता हूं जरा, यस, ये वाला जो पार्ट है ये आपका क्या होता है, कॉर्निया होता है। डन। एक विंडो की तरह ये बिहेव करता है, विंडो की तरह सबसे पहले जो पड़ता है। फिर उसके बाद यहां पर देखिए हमारी ये जो आईज है इसमें ये वाला जो उभरा उभरा हुआ एक पार्ट दिखता है ना, इसी को हम लोग कॉर्निया बोलते हैं। ऐसे टच करते हैं तो पता चलता है कि जब आईज हम इधर उधर मूव करते हैं तो कॉर्निया जब मूव होती है तो हमको फील होता है कि हाँ कुछ उभरा उभरा हुआ भाग है, उसी को हम लोग कहते हैं कॉर्निया। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रेटिना। द रेटिना इज द इनर मोस्ट लेयर इन द आई दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द विजुअल प्रोसेसिंग दैट टर्न्स लाइट एनर्जी फ्रॉम फोटॉन्स इनटू थ्री डायमेंशनल इमेजेस। देखिए रेटिना के बारे में अभी भी हम लोगों ने बात की थी कि रेटिना क्या करता है, रेटिना पर हमारी इमेज की फॉर्मेशन होती है। दरअसल पहले हम लोगों को पढ़ना चाहिए था आइरिस प्यूपिल के बारे में, बट ठीक है रेटिना आ गया तो हम लोग रेटिना के बारे में पढ़ ले रहे हैं। रेटिना वो पॉइंट होता है जहां पर हमारी इमेज की फॉर्मेशन होती है, और रेटिना ऑप्टिकल नर्व्स के थ्रू हमारे ब्रेन से भी कनेक्टेड होती है। यहां पर आप देख पा रहे होंगे, देखिए ये जो एलोइस पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये किसका है, ये रेटिना है, ये आपकी रेटिना है। और ये देखिए ये कुछ इस तरह से ऑप्टिकल नर्व्स के थ्रू कनेक्टेड होते हुए ब्रेन को चली जाती है। यानी कि जो भी इमेज यहां पर बन रही है वो इमेज हमारी कहां पर जा रही है, ब्रेन में जा रही है, और ब्रेन उसको एनालाइज करके हमें विजुअलाइज करता है, जिसकी वजह से हम उसे फील कर पाते हैं। रॉड्स और कॉन्स, देखिए कभी कभी इनडायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाता है कि रॉड्स का क्या काम है या कॉन्स का क्या काम है। तो आपको यहां पर मैंने लिखा नहीं, आपको लिख लेना था कि रॉड्स अगर हमारे पास ज्यादा होंगी तो ये डिटेक्ट करती है लाइट की इंटेंसिटी को। किसको, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, ठीक है। और अगर कोन्स की बात करते हैं तो जितने ज्यादा कोन्स होंगे, ठीक है, उतना ही हम कलर को सेंस कर पाएंगे। किसको, कलर को सेंस कर पाएंगे। डन। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द वर्क ऑफ रॉड्स, देन इट विल जस्टिफाई द इंटेंसिटी ऑफ अमाउंट ऑफ लाइट या फिर इंटेंसिटी ऑफ लाइट, एंड कोन्स वेरीफाई द कलर सेंसेस। तो हमारी रेटिना से ये कनेक्टेड होते हैं टिश्यूज, ये टिश्यूज हमारी रेटिना से कनेक्टेड होते हैं, और जितने ज्यादा हमारे रेटिना में ये रॉड और कॉन्स होंगे उतना ही ज्यादा हम लाइट की इंटेंसिटी को जज कर पाएंगे, या फिर ये कहें कि जो कलर का सेंसेशंस है हमारी आईज में कि ये रेड कलर है, ये ब्लू कलर है, ये ग्रीन कलर है, कैसे सेंस कर पाते हैं, तो ये कॉन्स की हेल्प से कर पाते हैं। या फिर अगर हमारी आईज में लाइट ज्यादा आ रही है या कम आ रही है, इसका सेंसेशन कहां से होता है, तो इसका सेंसेशन रॉड से होता है।
ठीक है। रॉड मींस इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कॉन्स मींस कलर सेंसेशन, ठीक है। तो ये किससे कनेक्टेड होते हैं? तो ये रेटिना से ही कनेक्टेड होते हैं। डन। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, दैट इज आइरिस। व्हाट इज आइरिस? द कलर्ड टिश्यूज एट द फ्रंट ऑफ आई दैट कंटेन्स द प्यूपिल इन द सेंटर। देखिए यहां पर कलर्ड टिश्यूज की बात की गई है। कलर्ड टिश्यूज का मतलब यह है कि जैसे बहुत से लोगों की आईज ब्लू होती है, ब्लैक होती है, ब्राउन होती है, ग्रीन भी होती है, डिफरेंट डिफरेंट कलर की आईज होती है। तो इस कलर को कौन डिफाइन करता है? तो हमारी आइरिस जो पार्ट है वो डिफाइन करती है, क्योंकि यहां पर क्या होता है? कलर्ड टिश्यूज होते हैं, जिसकी वजह से हमें कहते हैं कि हाँ भाई आपकी आईज बहुत काली है, काली काली आंखें, ठीक है। गाना सुना होगा आपने। फिर उसके बाद कहा जाए कि ये कंटेन करता है किसको? प्यूपिल को कंटेन करता है। प्यूपिल कहां पर है? इमेज, चलिए अभी अगली इमेज में देखिए, यहां पर हमारे पास इमेज है कि ये जो मेरे पास पार्ट दिख रहा है ना आपको, ये देखिए जो एलोइस पार्ट दिख रहा है, ठीक है। ये एलोइस पार्ट जो है ये क्या है? हमारा कॉर्निया। और देखिए इसके बीच में ये जो ब्लैक वाला पार्ट आपको दिख रहा है दैट इज प्यूपिल। यानी कि जो आइरिस है हमारा वो किसको कंटेन करके रखा है? प्यूपिल को कंटेन करता है। कहां पर है प्यूपिल? तो सेंटर पॉइंट में। द आइरिस हेल्प कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल टू लेट मोर और लेस लाइट इनटू द आई। और आइरिस का सबसे बड़ा जो काम है कि हमारी आईज में जो लाइट की अमाउंट इंटर कर रही है उसको कंट्रोल करता है। कैसे? ये अगर मान लीजिए जैसे हमारे आईज के अंदर अगर ज्यादा लाइट इंटर कर रही है तो भाई खराब हो सकती है ना आंखें हमारी। तो उसको क्या करना है? वो प्यूपिल की आइरिस क्या करेगा? प्यूपिल की साइज को छोटा कर देगा। अब वो छोटा कर देगा तो अगर हमारा प्यूपिल का साइज छोटा हो गया तो कम अमाउंट ऑफ लाइट उसके अंदर इंटर कर पाएगी। लेकिन अगर पता चला वहीं पर हमारे पास बहुत लिटिल अमाउंट ऑफ लाइट इंटर कर रही है हमारी आईज में, तो हमारा विजन क्लियर नहीं होगा, जिसकी वजह से ये जो आइरिस है प्यूपिल को डायलेट कर देगा, जिसकी वजह से प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाएगा और ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट इंटर करेगी, जिससे कि हमारा विजन और क्लियर हो पाएगा। यानी कि प्यूपिल की साइज छोटी और प्यूपिल की साइज बड़ी, ये करने का काम किसका है? आइरिस का है। तो प्यूपिल का साइज बड़ा और छोटा होने का मतलब अमाउंट ऑफ लाइट विच इज इंटर आवर आइज। तो ये कंट्रोल करता है कौन? आइरिस कंट्रोल करता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, पूछा भी जाता है आपके एग्जाम में। विच पार्ट ऑफ आइज कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग आवर आइज? देन आइरिस इज द पार्ट विच इज हेल्प टू कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। चलिए प्यूपिल के बारे में जानते हैं। क्या है प्यूपिल? प्यूपिल द राउंड ओपनिंग इन द सेंटर ऑफ आइरिस। Round opening center of the iris, the colored tissues that marks the eye color at the front of eye. The pupil changes size to let light into the eyes. It gets smaller in bright light and larger as the amount of light decreases. देखिए अभी जो बातें हम लोगों ने आइरिस में जाकर के की है कि आइरिस ही कंट्रोल करता है प्यूपिल की साइज को, और प्यूपिल ही डिसाइड करता है कि हमारी आईज में कितनी अमाउंट ऑफ लाइट जाएगी, कितनी लाइट ऑफ अमाउंट नहीं जाएगी। उसको कंट्रोल करने का काम क्या है, वही सारी चीजें यहां पर बताई गई है। फिर उसके बाद जब हम आगे चलते हैं प्यूपिल के बाद, तो हमारे पास आती हैं आई लेंसेज। क्या होते हैं? इट इज ए कॉन्वेक्स लेंस मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट एंड फ्लेक्सिबल जेली लाइक मटेरियल। देखिए जो हमारे आईज में, ह्यूमन आईज में जो लेंस लगे होते हैं बाय डिफॉल्ट नेचुरल, वो कौन से लेंस होते हैं? तो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। और कैसे होते हैं? ये वो वाले लेंस नहीं होते जो आप लैब में देखते हो, हार्ड वाले, ग्लास वाले नहीं। ये जेली लाइक मटेरियल के बने हुए होते हैं, जेली, ठीक है ना, जेली। उसको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या जिस ऑब्जेक्ट पे हमें फोकस करना है, इसकी फोकल लेंथ घटाई या बढ़ाई जा सकती है। कौन घटाता बढ़ाता है, जरा इसके बारे में भी अगर बात करें तो हमारे पास सिलारी मसल्स हैं। सिलारी मसल्स, देखिए यहां पर फिगर में हमारे पास प्यूपिल है, आइरिस है। ये व्हाइट वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ये आइरिस है, और ये जो ब्लैक वाला पार्ट है वो क्या है? वो है प्यूपिल, ठीक है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि जो आई लेंस की साइज है ये जेली लाइक मटेरियल की बनी हुई है और ये फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल मतलब कि इसको मैं थिन भी कर सकता हूं, थिक भी कर सकता हूं। तो थिक और थिन करने का काम कौन करेगा? ये काम करेंगी सिलारी मसल्स। घबराओ नहीं, अभी ऑप्टिकल नर्व पे भी आ रहे हैं, पहले सिलारी मसल्स देख लेते हैं। These are the muscles which are attached to eye lens. देखिए किससे अटैच है भाई? आई लेंस के थ्रू अटैच होता है सिलारी मसल्स।
कैन मॉडिफाई द शेप ऑफ आई लेंस विच लीड्स टू वेरिएशन इन फोकल। यानी कि ये जो हमारा सिलेरी मसल्स होता है, कहां पर है भाई सिलेरी मसल्स, देख लेते हैं जरा। ये देखिए यहां पर ये हमारा लेंस है, ठीक है, और ये वाली जो मसल्स आपको दिख रही हैं, ठीक है, ये तो मैंने रेड कलर का ही ले लिया, मैं यहां पर दिखाता हूं। ये जो आपको यहां पर मसल्स दिख रही है ना, ये होती है सिलेरी मसल्स। ये लेंस को ऐसे जकड़े हुए होती है, पकड़े हुए होती है। जब फोकल लेंथ चेंज करना होता है तो ये या तो इसको खिंचाव देती है, जिसकी वजह से लेंस हमारा पतला हो जाता है, और पतला होने पर इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो इंक्रीज हो जाती है। और अगर मान लो कि फोकल लेंथ को हमें कम करना है तो ये क्या करते हैं, इसको कॉन्ट्रैक्ट कंप्रेस कर देती है, जिसकी वजह से ये मोटा हो जाता है। लेंस हमारा मोटा हो जाएगा तो फोकल लेंथ कम हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये फोकल लेंथ कम ज्यादा क्यों करते हैं, क्योंकि हम अगर दूर के ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं या पास के ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो फोकस उसी पे बनाना होता है ना, तो इसी वजह से हम इस फोकल लेंथ को एडजस्ट करते हैं। और ये एडजस्ट करने का काम कौन कर रहा है अभी, तो सिलेरी मसल्स कर रही हैं। डन। नेक्स्ट हमारे पास है ऑप्टिकल नर्व्स। अब जब ये लाइट हमारी लेंस से पास होकर के जाएगी तो जाएगी कहां पर, तो ये जा रही थी भाई रेटिना पर जा रही थी, और रेटिना पर हमारी इमेज का फॉर्मेशन हुआ। और ये रेटिना किसके थ्रू कनेक्टेड है, तो ये रेटिना कनेक्टेड है ऑप्टिकल नर्व्स के थ्रू। और ये ऑप्टिकल नर्व्स कहां जा रही है भाई, ये हमारे ब्रेन तक जा रही है। कहां, ब्रेन तक पहुंचा रही है उस इमेज को, और वही चीज हम विजुलाइज कर रहे हैं, हम देख रहे हैं आपको, आप हमको देख रहे हैं, ठीक है ना। अब यहां पर नेक्स्ट एक पॉइंट और है, एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर, इट इज ए फ्लूइड विच फिल द स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड आई लेंस। देखिए एक्वस ह्यूमर कहां था, याद आया आपको, एक्वस ह्यूमर हमारा यहां पर फिल था, यहां पर, और हमको बताया गया कि कॉर्निया और लेंस के बीच में जो ये लिक्विड है इसी को हम बोल रहे हैं एक्वस ह्यूमर, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं क्या करता है, इस लेंस के और बाहर का जो प्रेशर है इसको मेंटेन करके रखता है। डन। फिर उसके बाद देखिए एक पॉइंट नहीं आया इसमें, एक पॉइंट हमारे पास अभी हम लोगों ने जो पढ़ा था विट्रस ह्यूमर। तो विट्रस ह्यूमर के बारे में मैंने आपको बताया कि विट्रस ह्यूमर हमारे आई बॉल के साइज को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। तो मेरे ख्याल से हर एक पार्ट के बारे में आपको जानकारी हो गई है, और इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई। देखिए एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है, एकोमोडेशन का मतलब होता है एडजस्टमेंट, ठीक है। और अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं पावर ऑफ एकोमोडेशन की, तो यहां पर जो हमारे आईज में लेंस है वो अपनी फोकल लेंथ को या अपनी पावर को कैसे एडजस्ट कर ले रहा है, इसी को हम लोग कहेंगे पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो अगर यहां पर हम एकोमोडेशन की बात करें, तो अगर हमारा लेंस प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है, यानी कि जब इसको अपनी फोकल लेंथ इंक्रीज करनी है तो ये अपनी फोकल लेंथ को इजीली इंक्रीज कर ले रहा है, डिक्रीज करनी है तो डिक्रीज कर ले रहा है, क्योंकि आपको पता है कि फोकल लेंथ अगर इंक्रीज होगी तो जो पावर होगी वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। पता है ना रिलेशन पावर और फोकल लेंथ में, अगर फोकल लेंथ इंक्रीज हो रही है तो पावर डिक्रीज हो जाएगी, या फिर अगर फोकल लेंथ डिक्रीज हो रही है तो पावर इंक्रीज हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं आप चाहे फोकल लेंथ इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, आप पावर में भी क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। तो मैं यहां पर इसीलिए इसको कहा गया पावर ऑफ एकोमोडेशन, यानी कि अगर बहुत ही आसान तरीके से हमारी आईज इजी गोइंग अपनी पावर को एडजस्ट कर ले रही हैं, तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। आइए जरा देखते हैं क्या डेफिनेशन हमको बताई गई है। व्हेन द सिलेरी मसल्स आर रिलैक्स्ड द आईज लेंस बिकम थिन। जब हमारी सिलेरी मसल्स, हाँ ये चीज ध्यान रखनी है आपको, जब सिलेरी मसल्स हमारी क्या है, रिलैक्स है, द आई लेंस बिकम थिन, तो हमारा आई लेंस क्या होगा, थिन होगा। द फोकल लेंथ इंक्रीज, भाई जब हमारा थिन हो जाएगा लेंस, पतला हो जाएगा, तो फोकल लेंथ क्या होगी, इंक्रीज ही तो हो जाएगी। भाई देख लो, अगर मैं एक थिन लेंस की बात कर रहा हूं और एक थिक लेंस की बात कर रहा हूं, तो भाई फोकल लेंथ इसी की तो ज्यादा होगी और इसकी फोकल लेंथ कम होगी। तो ये किस कंडीशन में होगा, जब सिलेरी मसल्स हमारी रिलैक्स कंडीशन में होती हैं तो हमारी जो फोकल लेंथ होती है वो इंक्रीज हो जाती है, यानी कि जो हमारा लेंस होगा वो थिन हो जाएगा। एंड द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आर क्लियरली विजिबल टू द आई। और जो दूर का ऑब्जेक्ट, भाई फोकल लेंथ अगर दूर हो गई, ज्यादा हो गई, इंक्रीज हो गई, तो दूर के ही ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाएगा ना, बिल्कुल। टू सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली, नजदीक के ऑब्जेक्ट को क्लियर देखने के लिए द सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट मेकिंग द आई लेंस थिकर।
तो जो सिलारी मसल्स होती हैं वो क्या करती हैं, लेंस को हमारे कॉन्ट्रैक्ट कर देती हैं, यानी कि इसकी फोकल लेंथ क्या कर दिया इन्होंने, कम कर दिया। ठीक है, फोकल लेंथ को डिक्रीज कर दिया। फोकल लेंथ ऑफ द आई डिक्रीजेस एंड द नियर बाई ऑब्जेक्ट बिकम विजिबल टू द आई। अब जब फोकल लेंथ कम हो गई तो जाहिर सी बात है ये नजदीक के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए कम किया है। अब यहां पर आगे देखते हैं, हेंस द ह्यूमन आई लेंस इज एबल टू एडजस्ट द फोकल लेंथ टू व्यू बोथ डिस्टेंस एंड नियर बाई ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। दिस एबिलिटी इज कॉल्ड द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई। यानी कि अगर कोई भी ह्यूमन आई अपने नियर के या फार के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखने के लिए अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर ले रही है इजीली, तो उसी एबिलिटी को हम लोग क्या कहते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन। डन। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। समझ में आया देखते ही मत चलो, अपना कुछ नोट्स भी बनाते चलो और साथ में एक लाइक भी करते चलो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो। अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो है डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शंस। अब डिफेक्ट्स क्या क्या आते हैं हमारी ह्यूमन आईज, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो कितने टाइप के डिफेक्ट्स आते हैं, वन बाय वन हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर बताया गया हम लोगों को देयर आर 3 कॉमन डिफेक्ट्स। बेसिकली कितने डिफेक्ट्स होते हैं, 3 टाइप ऑफ डिफेक्ट्स इन ह्यूमन आई। फर्स्ट वन इज मायोपिया। मायोपिया क्या होता है भाई, मायोपिया? तो मायोपिया के बारे में जरा देखते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नियर साइटेडनेस। देखिए यहीं से बात क्लियर हो गई, नियर साइटेडनेस यानी कि ये नजदीक के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकता है और दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख सकता। अगर ऐसा होता है तो उसे क्या है, मायोपिया है। देखते हैं, इट इज काइंड ऑफ डिफेक्ट इन द ह्यूमन आईज ड्यू टू विच ए पर्सन कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट ही कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। वही बात जो मैंने बताई कि नजदीक की चीजों को हम आसानी से देख सकते हैं लेकिन दूर की चीजों को आसानी से अगर नहीं देख सकते हैं तो उस डिफेक्ट को हम कहते हैं मायोपिया। लेकिन अब बात यह आती है कि ऐसा होता क्यों है यार, कि मैं नजदीक की चीजें देख पा रहा हूं, दूर की चीजें नहीं देख पा रहा हूं, क्यों ऐसा होता है? तो जरा ये उसके काज के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला जो रीजन उसका बताया गया है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया। अब ये बात तो समझ में नहीं आई यार, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया यानी कि जो हमारा कॉर्निया, याद आया आपको कॉर्निया क्या था, सबसे फ्रंट वाला पार्ट, इसका जो कर्वेचर का साइज होता है वो एक्सेस हो जाता है, यानी बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब अगर कर्वेचर का साइज, कॉर्निया के कर्वेचर का साइज एक्सेस इंक्रीज हो जाएगा तो जाहिर सी बात है, क्योंकि जो लाइट इंटर कर रही थी हमारी आईज में सबसे पहले किससे मिल रही थी, कॉर्निया, फिर कॉर्निया के बाद वो एक्वस ह्यूमर से होते हुए हमारे लेंस तक पहुंच रही थी, या फिर एक्वस ह्यूमर फिर उसके बाद आइरिस या प्यूपिल से होते हुए हमारे लेंस तक जा रही थी। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो रिफ्रैक्शन का काम कौन शुरू कर दे रहा था, तो कॉर्निया ही स्टार्ट कर दे रही थी रिफ्रैक्शन का काम। तो अगर वहां पर मैंने कहा कि कर्वेचर का साइज अगर कॉर्निया का बढ़ जाएगा तो वहां पर रिफ्रैक्शन थोड़ा डिसबैलेंस होगा कि नहीं होगा, और अगर रिफ्रैक्शन डिसबैलेंस होगा तो जाहिर सी बात है हमारी जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो एग्जैक्टली रेटिना पर तो नहीं होगा। तो देखेंगे अभी हम लोग कहां पर होगा, रेटिना से पहले होगा, बाद में होगा, कहां पर होगा, देखते हैं अभी पहले हम जरा बात करते हैं कि जो मायोपिया का हमारा कॉज है वो क्या है। तो सबसे पहले कॉज के बारे में हमने बात किया कि एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया। नेक्स्ट, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। तो जो आई बॉल है हमारा उसकी साइज बढ़ जाना। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि इतना बढ़ जाएगा कि ये ज्यादा बढ़ जाए, ऐसा नहीं होगा, वो इतना निग्लिजिबल होगा, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं जो इमेज फॉर्मेशन एग्जैक्ट पॉइंट होता है उसमें कहीं ना कहीं डिफेक्ट जरूर आ जाएगा, वो बहुत हल्का सा माइन्यूट सा होता है, इसे देखने से पता नहीं चलेगा। तो 2 कॉज हमको पता चल गए, इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल एंड एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया। ठीक है, अब भाई अगर कॉर्निया हो गया, कोई डिफेक्ट हो गया, तो इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई, उसको सही भी करने वाले लोग हैं, सही कर दिया लोगों ने, क्या तो करेक्शन कर दिया। करेक्शन के लिए क्या किया इन्होंने, जिस बंदे को मायोपिया हुआ है ना उसको क्या दे दिया, कॉनकेव लेंस दे दिया, कह दिया भैया ले तू कॉनकेव लेंस लगा लो और अपना मायोपिया सही कर लो। एक बात जान लो आप, 30 की एज से कम के जो लोग होते हैं 98% लोगों को मायोपिया ही होता है और वो लोग कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। ये मैं जिस लेंस का यूज कर रहा हूं ये कॉनकेव लेंस ही है। अभी मत कहना कि मैं 30 से ज्यादा हूं कि कम, ठीक है, आ जाओ इधर। बहुत रेयर केस होता है कि हाइपरमेट्रोपिया होता है और वो कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं। आपने देखा होगा कि आपके दोस्त जो भी होंगे, फ्रेंड होंगे, वो ज्यादातर कौन सा लेंस यूज करते हैं,
कॉनकेव वाला ही लेंस यूज करते हैं क्योंकि उनको मायोपिया होता है। ठीक है, अब देखिए कभी कभी हमारे एग्जाम में ये चीज आ जाती है, तो इमेज आपको एकदम इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। आप ये सोचोगे ना कि मैं एग्जाम में जाकर के एकदम छक्का मार दूंगा, चौका मार दूंगा, तो एग्जाम में डायरेक्टली परफेक्ट बन ही नहीं पाएगा, गलत गलत हो जाएगा। 1 से 2 बार आप घर पे अपने खुद से प्रैक्टिस कर लीजिए, तभी आपसे एग्जाम में एकदम परफेक्ट बनेगा। तो देखिए यहां पर जो सबसे पहली इमेज आपको बनी एकदम नॉर्मल आई की है, मतलब कि इसको मायोपिया है ही नहीं, एकदम परफेक्ट। यहां पर ऑब्जेक्ट हमारा है और इमेज जाकर के हमारी कहां बननी है, रेटिना पर बन रही है। लेकिन अब मैंने कहा कि यार इसको क्या हो गया, मायोपिया हो गया। अब मायोपिया हो गया तो ये नजदीक की चीजों को तो देख ले रहा है लेकिन दूर की चीजों को देख नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी या तो आई बॉल की साइज इलोंगेट हो गई है या तो जो कॉर्निया का कर्वेचर है वो भी इंक्रीज हो गया। तो खैर कोई बात नहीं, मैं देखता हूं जरा। तो देखिए यहां पर क्या होगा, जब ये रिफ्रैक्शन चूंकि कॉर्निया से ही होना स्टार्ट होता है, तो ये जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है आप देखो यहां पे हो रहा है, यानी कि रेटिना तो मेरी यहां पर है, इमेज बन रही है यहां पर, तो ये डिस्टेंस को कवर कौन करेगा? इसका मतलब अगर रेटिना पर इमेज नहीं बनी तो क्लियर तो दिखना नहीं है आपको। ठीक है, तो इसका मतलब कि यहां पर जो इमेज बन रही है मुझे बनानी कहां पर है, यहां पर बनानी है, यहां पर बनानी है। ठीक है, तो इसके लिए इनको दे दिया गया क्या, कॉनकेव लेंस। अब कॉनकेव लेंस का नेचर कैसा होता है आपको पता है, डाइवर्जेंट नेचर का होता है ये क्या करेगा, यहां तो इमेज डायरेक्ट बना दी गई है ना, ये क्योंकि मैंने बताया ना आपको कि ये कॉर्निया भी क्या करता है, रिफ्रैक्शन का काम कर रहा है। यहां से तो सीधे सीधे निकाल दिया गया है, लेकिन ये लाइट रेज कुछ इस तरीके से जाएंगी ऐसे, ठीक है, डेविएट होते हुए, और फिर से जब ये लेंस में इंटर करेंगी ना ऐसे, तब ये जाकर के करेक्टली कहां बनेंगी, रेटिना पर। ठीक है, तो ये जो इमेज आपके सामने बनी हुई है आपको इसे एकदम याद कर लेना है कि ये इमेज आपको एग्जाम में बनानी है कि ये हमारी नॉर्मल आई की है, ये हमारी मायोपिक आई है, और ये हमारा करेक्शन के बाद मायोपिया के लिए, मतलब कि हमने लेंस यहां पर यूज कर लिया। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, एग्जाम में आने वाला है। नेक्स्ट डिफेक्ट के बारे में आते हैं। तो नेक्स्ट जो ह्यूमन डिफेक्ट होता है वो है हाइपरमेट्रोपिया। इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग साइटेडनेस, यानी कि लॉन्ग साइटेडनेस अगर आप लोगे इसका मतलब कि जो दूर की चीजें हैं वो एकदम क्लियर दिखाई देती हैं, लेकिन नजदीक की चीजें क्लियर नहीं दिखाई देती। ठीक है, तो ठीक है, जरा देख लेते हैं भाई क्या कह रहा है। सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट प्रॉपरली बट कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, यानी कि नजदीक की चीजों को क्लियर ना देख पाना और दूर के ऑब्जेक्ट्स को एकदम क्लियर कट देख लेना, यही किसका संकेत है, हाइपरमेट्रोपिया का। और हाइपरमेट्रोपिया जो होता है ना वो अप्रॉक्स 40 प्लस की एज में ही होता है। ऐसा नहीं है कि 40 से नीचे नहीं हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में 40 प्लस के केस में ही होता है हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, आइए देखते हैं कि हाइपरमेट्रोपिया तो हो गया, लेकिन इसका रीजन क्या बताया गया है कि किस कारण से होता है। तो डिक्रीज इन द पावर ऑफ आई लेंस, यानी कि जो पावर होती है हमारे आई लेंस के या फिर जो कॉन्वेक्स लेंस हमारी आईज में लगा उसकी पावर क्या हो जा रही है, डिक्रीज हो जा रही है। पावर डिक्रीज हो रही है इसका मतलब फोकल लेंथ इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इंक्रीज इन फोकल लेंथ, हाँ देखो यहां पर कहा गया कि पावर या तो डिक्रीज हो जा रही है या तो जो फोकल लेंथ है वो इंक्रीज हो जा रही है। दूसरा रीजन क्या है, शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल। अभी मायोपिया में तो हमने देखा था कि आई बॉल की साइज बड़ी हो जा रही थी, अब यहां पर आई बॉल की साइज कम हो जा रही है, तो शॉर्टनिंग हो जा रही है, यानी कि शॉर्ट हो जा रही है। तो आई बॉल का साइज छोटा हो जाना भी एक रीजन है किसका, हाइपरमेट्रोपिया का। तो ठीक है भाई, अब हाइपरमेट्रोपिया हो गया तो हो गया, क्या कर सकते हैं, आइए जरा उसको करेक्ट भी कर लेते हैं। तो करेक्ट करने के लिए क्या किया भैया, मोटा वाला लेंस वाला पकड़ा दिया, कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस दे दिया। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है भाई, कन्वर्ज करने का काम करता है लाइट को, डन। तो ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस दे दिया गया, कॉन्वेक्स लेंस। अब जरा आते हैं हम लोग उसी इमेज फॉर्मेशन पर, क्योंकि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपके एग्जाम में पूछा गया कि हाइपरमेट्रोपिया क्या है बताइए, अगर आपने ये फिगर भी बना दिए तो ये समझ लो कि आपको अगर 2 में से 1.5 मिलना था ना तो 2 आउट ऑफ 2 में ही मिलेगा। फिगर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंस रोल होता है, आप लोग इसको ध्यान नहीं देते हो, फिगर जरूर बनाइए। ठीक है, फिगर आपके क्वेश्चन आंसर को और भी इनहेंस कर देता है, तो प्लीज आप प्रैक्टिस जरूर करिए इन फिगर्स की। देखिए यहां पर सबसे पहला जो फिगर बना हुआ है वो हमारे नॉर्मल आई का बना हुआ है।
नॉर्मली हमारा गया इमेज कहां पर बननी है, रेटिना पर बन रही है, ऑब्जेक्ट क्लियर कट दिख रहा है हमको। लेकिन अब क्या हो गया यार, हमारी आईबॉल की साइज छोटी हो गई। अब जब आईबॉल की साइज छोटी हो जाएगी तो देखो ये रेटिना यहां पर आ जाएगा, रेटिना यहां पर आ जाएगा और इमेज यहां पर बन रही है। यानी कि ये वाला केस जो हमारे पास है ये हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए है कि जो इमेज बन रही है वो कहां बन रही है, रेटिना के बाद बन रही है, बिहाइंड द रेटिना। हाँ, एक पॉइंट और देखो याद आ गया, कभी कभी एसर्शन रीजन के क्वेश्चन में पूछ लेता है कि इन हाइपरमेट्रोपिक आई इमेज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना आर मायोपिक आई फॉर्मेशन ऑफ इमेज फ्रंट ऑफ द रेटिना। तो आपको करेक्ट करना है, ठीक है ना। तो एसर्शन रीजन में ध्यान रखना है कि जो हाइपरमेट्रोपिया होता है उसमें इमेज का जो फॉर्मेशन होता है वो बिहाइंड द रेटिना होता है, और रेटिना के केस में फ्रंट ऑफ द रेटिना, सॉरी मायोपिया के केस में फ्रंट ऑफ द रेटिना, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब इसके लिए क्या किया भाई, क्या किया इन्होंने, यहां पर एक कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया इसके करेक्शन के लिए। अब कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, और भी कन्वर्ज करेगा। क्यों, क्योंकि भाई देखो यहां बननी है ना इमेज, इसको बनाना कहां पर है, यहां पर बनाना है, तो इसको और क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ज करना पड़ेगा। इसी के लिए यहां पर कन्वर्जिंग लेंस लगाया गया जो कि है हमारा क्या, कॉन्वेक्स लेंस। अब इसने क्या किया, करेक्ट करके फिर से आई बॉल बड़ी छोटी हो गई है, इसने इमेज का फॉर्मेशन रेटिना पर कर दिया। तो ये हो गया हमारा क्या, अब परफेक्ट हो गया, बंदा एकदम चंगा हो गया, देखने लगा मस्त, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा डिफेक्ट था क्या, हाइपरमेट्रोपिया। डन। नेक्स्ट डिफेक्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट डिफेक्ट है हमारा प्रेस बायोपिया, बड़ा खतरनाक। देखिए जो प्रेस बायोपिया होता है ना, ये ज्यादातर 60 प्लस के केस में होता है। अब आप कहोगे कि सर आप एज वेज कैसे बता दे रहे हो, अरे भाई मुझे हुआ नहीं है, बस मैंने देखा लोगों को, तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो प्रेस बायोपिया होता है ना वो ज्यादातर ओल्ड एज की वजह से होता है, ऑकर्स ड्यू टू एजिंग। यानी कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, अरे भाई आप साइकिल लेते हो, पहले तो नई नई रहती है, लेकिन फिर जब चला लेते हो साल 2 साल पुरानी हो जाती है ना। तो वैसे ही हमारी ह्यूमन बॉडी भी तो है, जब से हम हुए तब से आइस का अपने यूज कर रहे हैं, सिलेरी मसल्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सिलेरी मसल्स जो हमारे लेंस को बार बार थिक थिन कर रही थी, वो कमजोर पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं हमारे विजन में प्रॉब्लम आएगी, और वो एक प्रॉब्लम प्रेस बायोपिया के नाम से आती है, ठीक है। तो प्रेस बायोपिया की अगर बात की जाए तो ये जो है डिफेक्ट, ये एक्चुअली एजिंग की वजह से होती है, जिसमें अगर रीजन की बात की जाए तो डिक्रीज इन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आईज लेंस। यानी कि जो आई लेंस मैंने जेली लाइक स्ट्रक्चर मटेरियल पढ़ा था ना अभी, तो वो उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। देखो एज के अकॉर्डिंग जैसे जैसे टाइम बीतेगा ना, तो जो हमारी ये जेली लाइक स्ट्रक्चर है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जा रही है। पहला रीजन तो ये है। अब अगर डिक्रीज हो गई या फ्लेक्सिबल ही नहीं होगी तो फोकस कैसे कर पाएगी, आप बताओ भाई। जब वो फ्लेक्सिबल होकर के थिन हो रही थी तो फोकस दूर के ऑब्जेक्ट को कर रही थी, जब वो थिक हो रही थी तो नजदीक के ऑब्जेक्ट को फोकस कर पा रही थी। लेकिन अब फ्लेक्सिबिलिटी ही नहीं रह गई तो फिर कैसे करेगा काम, है ना, फोकस नहीं कर पाएगा, देख नहीं पाएगा। ग्रेजुअल वीकिंग ऑफ सिलेरी मसल्स, ये लो भैया, लेंस की तो बात कर ही रहे थे, लेंस के साथ साथ जो सिलेरी मसल्स थे उसको खींच तान के पतला मोटा कर रही थी, वो भी क्या हो गया, वीक हो गया। तो अब ये दोनों कारण हो गए। कोई बात नहीं, कारण है तो उसका निदान भी है। यहां पर कुछ एक इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, देखते क्या है। इन दिस ए पर्सन मे सफर फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। वाओ, क्या गजब की लाइन लिखी है। प्रेस बायोपिया एक ऐसा डिफेक्ट है जिसमें पर्सन हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया दोनों से जूझ रहा होता है। और अभी अभी हम लोग पढ़ के आए, मायोपिया के लिए कॉनकेव लगा लो और हाइपरमेट्रोपिया के लिए कॉन्वेक्स लगा लो। तो इसका मतलब इसको क्या कर दो, इसको भैया दोनों लेंस दे दो, तभी काम चलेगा इसका। कैसा लेंस, कौन सा, बादशाह वाला चश्मा दोगे इसको, कैसे है भाई बादशाह वाला, ये वाला चश्मा दे दो इसको, ठीक है, बीच में ऐसे लगा दो यहाँ पे, ये देखो, ये हमारा नीचे कॉन्वेक्स लेंस है, ऊपर कॉनकेव लेंस है। यानी कि ये जो लेंस होता है ना बच्चों, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं बाइफोकल। क्या बोलते हैं, बाइफोकल लेंस, ठीक है। चलो और देखते हैं यहां पर करेक्शन में, बाय यूजिंग बाइफोकल लेंस। देखो यहां पर बताया भी गया है कि इसको सही करने के लिए हम लोग बाइफोकल लेंस का यूज करते हैं। बाइफोकल लेंस कंसिस्ट ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। यानी कि जो बाइफोकल लेंस होता है वो कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों लेंस को कैरी करता है, ठीक है। ऊपर के केस में यहां पर कॉनकेव होता है, नीचे होता है हमारा कॉन्वेक्स। अब तो ऐसा आने लगा है मार्केट में कि हमको पता ही नहीं चल पाता है कि दोनों एक ही में है, ठीक है।
चलिए यहां पर देखते हैं प्रेस बायोपिया का अगर ये इमेज फॉर्मेशन कहा जाए कि हाँ भाई इमेज फॉर्मेशन कहां हो रही है प्रेस बायोपिया में, तो इसमें भी जो हमारा फोकस का पॉइंट होता है वो रेटिना के बाद होता है। ये देखिए हमारी नॉर्मल आईज है जो कि रेटिना पर इमेज बननी है, देखिए थोड़ा सा क्लियर नहीं है, यहां पर इमेज बननी है, ये नॉर्मल आई है। और जो हमारी प्रेस बायोपिया है यहां पर जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो कुछ इस पॉइंट पर होता है, रेटिना के बाद होता है, बिहाइंड द रेटिना होता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, इसकी भी प्रैक्टिस कर लेनी है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अच्छा रिफ्रैक्शन, एक मिनट, एक डिफेक्ट रह गया यहां पर, एक डिफेक्ट हमारे पास और है जो कि हम लोगों ने सबसे ज्यादा देखा है, जिसका नाम क्या है, कैटरैक्ट। क्या है, कैटरैक्ट। आपने सुना होगा दादा को बाबा को क्या हुआ है, मोतियाबिंद हो गया, मोतियाबिंद सुना है ना, तो मोतियाबिंद को ही हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, कैटरैक्ट कहते हैं। एक्चुअली कैटरैक्ट होता क्या है कि जो हमारी कॉर्निया है ना, कॉर्निया के ऊपर एक मिल्की लेयर जम जाती है, और ये जो मिल्की लेयर होती है जेली लाइक, उसकी वजह से जो आईज, जो लाइट हमारी आईज में इंटर करती है वो प्रॉपर तरीके से इंटर नहीं कर पाती है। अब जब इंटर नहीं करती है तो फिर हम इमेज को क्लियर देख नहीं पाते हैं क्योंकि रेटिना पर इमेज नहीं बनती है। इसका मतलब कि यहां पर एक मिल्की लेयर फॉर्म हो जाती है हमारे कॉर्निया के ऊपर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कैटरैक्ट के नाम से जानते हैं या फिर मोतियाबिंद के नाम से भी जानते हैं। ये भी हमारे ह्यूमन आई का ही एक डिफेक्ट है। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से इसमें मैं भूल गया था, बट कैटरैक्ट आपको ध्यान रखना है। कैटरैक्ट इज ए ह्यूमन आई डिफेक्ट इन विच ए मिल्की लेयर फॉर्म ऑन आवर आईज कॉर्निया। ओके, एक मिल्की लेयर फॉर्म हो जाती है हमारी कॉर्निया के ऊपर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो देखिए अब यहां पर ह्यूमन आई का जो पार्ट है वो हमारा फिनिश होता है। अब हम लोग आते हैं कुछ इंटरेस्टिंग जो कलरफुल वर्ड वाला टॉपिक है उस पे आते हैं। तो कलरफुल वर्ड में सबसे पहला जो हमारे पास है टॉपिक, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। तो यहां पर अगर प्रिज्म की बात करें तो प्रिज्म हमारे पास कैसा एक स्ट्रक्चर होता है, आप लैब वगैरह में जाओगे तो देखोगे कि तीन तरफ से ट्रायंगुलर सरफेस होती है ऐसे कुछ इस तरीके से, और एक बेस होता है हमारे पास, वो भी किसके शेप का होता है, ट्रायंगल के ही शेप का होता है। अब यहां से हमको कराना क्या है, रिफ्रैक्शन कराना है इस प्रिज्म से, यानी कि जब मैं लाइट को इस सरफेस पर इंसिडेंट करूंगा, यहां पर इस सरफेस पर इंसिडेंट करूंगा तो इसे मैं कहूंगा इंसिडेंट रे, और जैसे ही ये रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में इंटर करेगी, ये यहां पर रिफ्रैक्शन होगा तो मैं कहूंगा इसे रिफ्रैक्टेड रे, और जैसे ही फिर से ये डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ निकल करके जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी कि इस डायरेक्शन में बेंड होगी, और इसे हम नाम देंगे इमर्जेंट रे का। तो आपको ये ध्यान रखना है, दिस वन इज इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड इमर्जेंट रे। ठीक है, अब अगर बात की जाए तो यहां पर आपको दो चीजें और दिख रही हैं, क्या, एक ये ए दिख रहा है और एक ये ओ दिख रहा है। तो क्या चीजें भाई, देखो नॉर्मली क्या होता है, हम लोग इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, एंगल ऑफ प्रिज्म। नॉर्मली अगर देखोगे आप ना, तो जो हमारे पास प्रिज्म होते हैं वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के होते हैं, यानी कि जो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है वो लगभग कितना होता है, 60 डिग्री होता है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है। लेकिन ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, बट मैक्सिमम केसेस में आपको 60 डिग्री मिल जाएगा। उसके बाद अगर बात की जाए, देखो ये जो इंसिडेंट रे है ना, ये इंसिडेंट रे जानी तो इस डायरेक्शन में चाहिए थी, लेकिन ये इस डेंसर मीडियम में जाने की वजह से इस डायरेक्शन में चली गई। ठीक है, अब यहां पर ये जो रिफ्रैक्टेड रे है इसको इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि डेंसर से रेयर में जा रही थी तो इस डायरेक्शन में बेंड होगी। तो अगर मैं क्या करूं, ये जो इंसिडेंट रे है इसको आगे की तरफ बढ़ाऊं और ये जो इमर्जेंट रे है इसको पीछे की तरफ बढ़ाऊं, तो यहां पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है ना, ये वाला एंगल, इस एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। यानी कि लाइट को एक्चुअल में जाना तो इस डायरेक्शन में चाहिए था, लेकिन ये इतने एंगल क्या हो गई है, डेविएट हो गई है, इतने एंगल बेंड हो गई है लाइट, अगर कंक्लूजन में देखा जाए। क्योंकि यहां पर भी हमारे पास रेयर मीडियम है, यहां पर भी रेयर मीडियम है, इसको अगर हटा दिया जाए तो ये जाना इस डायरेक्शन में चाहिए था, लेकिन चली गई इस डायरेक्शन को, तो ये जो एंगल फॉर्म हुआ यही डेविएशन हुआ है, और इसी को हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये बात रही। जरा आइए देखते हैं कुछ पॉइंट्स हैं। लाइट बेंड्स एज इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड नोन एज रिफ्रैक्शन। जैसा कि लाइट वाले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो अपने पाथ से बेंड हो जाती है, और इसी फिनोमेना को हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। व्हेन लाइट वेव्स ट्रेवल्स फ्रॉम वन ऑप्टिकल मीडियम टू अनदर, they gets refracted due to differences
इन ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द टू मीडियम। तो हाँ, यहां पर ये जो डेंसिटी है ये ऑप्टिकल डेंसिटी की वजह से होता है, क्योंकि अलग अलग मीडियम में जब लाइट इंटर करेगी तो उसकी डेंसिटी अलग अलग होगी, और जाहिर सी बात है कि लाइट की स्पीड पे इंपैक्ट पड़ेगा तो वो डिविएट हो जाएगी। द डिग्री ऑफ रिफ्रैक्शन वेरीज विद द वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो देखिए यहां पर जो रिफ्रैक्शन है किसके थ्रू, प्रिज्म के थ्रू, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, तो भाई ये वेवलेंथ ऑफ लाइट पे भी डिपेंड कर रहा है। अभी हम लोग इसके बारे में आगे बात करेंगे, यहां पर करने वाले हैं, ठीक है। डिस्पर्जन में ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम वेरीज इनवर्सली विद द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो देखिए जो स्पीड ऑफ लाइट है वो वेरी करती है अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम के लिए। अगर किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो उसमें जो स्पीड ऑफ लाइट है, क्योंकि आपको मैंने बताया था लाइट वाले चैप्टर में, पिछले वाले उसमें बताया था कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसका, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। यानी कि अगर ये मैं C लिखा हूं तो इसका मतलब आप ये मत समझ लेना कि मैं स्पीड ऑफ लाइट लिख दिया हूं, ठीक है। यहां पर मैं कहूंगा किसी भी मीडियम में जो लाइट की स्पीड है, अगर किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है इसका मतलब उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, कम होगी। और अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा किसका होता है, 1 एयर का होता है या वैक्यूम का कह लें, तो इसमें जो हमारी वेलोसिटी होती है या स्पीड ऑफ लाइट होती है वो सबसे मैक्सिमम होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं। और जैसे जैसे ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होता था, जैसे मैं अगर वाटर की बात करूं जो कि है 1.33, तो यहां पर हमारी स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाती है, 3 × 10⁸ से थोड़ी कम हो जाती है। तो यहां पर लेंस या प्रिज्म में जो हम लोगों को जानना था कि जो हमारी इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है, इमर्जेंट रे है, साथ में अगर इस इंसिडेंट रे को अगर मैं आगे की तरफ ट्रेस आउट करूं और जो इमर्जेंट रे है पीछे की तरफ ट्रेस आउट करता हूं, तो जो इनके बीच में एंगल बन रहा है दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन एंड दिस इज द एंगल ऑफ प्रिज्म। डन, आगे चलते हैं। यहां पर देखिए कुछ ऐसी और भी बातें बताई गई हैं, इसमें लिख करके दे दिया गया है, आप लोग जरा इसको पोस्ट करके पास करके वीडियो को एक बार देख लीजिएगा क्या चीजें हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट। देखिए जो प्रिज्म वाला टॉपिक हमको पढ़ना था वो बेसिकली पढ़ना इसीलिए था कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है इसी को बताना था। देखिए क्या है कि जब प्रिज्म की एक सरफेस के ऊपर हम किसी भी मोनोक्रोमेटिक लाइट को इंसिडेंट करते हैं, अबे मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब क्या है, मोनोक्रोमेटिक का मतलब, मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल, ठीक है। जब हम सिंगल वेवलेंथ की किसी लाइट को इंसिडेंट करते हैं तो क्या होता है, उसी फिनोमेना को हम लोग इसमें जानेंगे। तो देखिए जब हम किसी भी मोनोक्रोमेटिक लाइट या फिर यहां पर देखिए बताया गया व्हाइट लाइट या एक कहें कि सिंगल वेवलेंथ की लाइट, ठीक है ना। तो व्हाइट लाइट मैंने कहा जब मैं व्हाइट लाइट को इंसिडेंट करता हूं प्रिज्म के सरफेस के ऊपर तो ये व्हाइट लाइट 7 कलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स में स्प्लिट हो जाती है। और ये जो 7 कलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं कौन कौन से हैं, तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। डन। अब यहां से बात समझने वाली ये है कि कौन सी वो लाइट है जो सबसे ज्यादा, देखिए अभी मैं अगर एंगल ऑफ डेविएशन की बात करूं तो एंगल ऑफ डेविएशन के लिए ये वाली लाइट, देखिए इंसिडेंट लाइट को मैंने आगे बढ़ाया ना, मैं फिर से इसको जरा क्लियर बनाता हूं। देखिए जो इंसिडेंट लाइट थी, इंसिडेंट रे थी, मैं उसी को क्या कर रहा था, आगे की तरफ बढ़ा रहा था। तो ये मैंने कहा ये मेरी इंसिडेंट रे है, मैंने यहां पर आगे बढ़ाया। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आप जरा बताइए मुझे कि यहां पर सबसे ज्यादा जो डेविएशन हुआ है वो किसका हुआ है, तो सबसे ज्यादा जो डेविएशन हुआ है आप यहां से देखो, इस लाइट को अगर मैं पीछे की तरफ बढ़ाऊं जो कि है कौन, वायलेट, सबसे ज्यादा डेविएशन किसका हुआ है, वायलेट का हुआ है। उसके बाद इंडिको का हुआ है, उसके बाद ब्लू का हुआ है, उसके बाद ग्रीन का। तो ऐसे अगर देखा तो सबसे कम डेविएशन किसका हुआ है, रेड कलर का हुआ है, ठीक है। सबसे ज्यादा किसका वायलेशन, सबसे ज्यादा कौन डेविएट हुआ है, तो वायलेट कलर, और सबसे कम कौन हुआ है, रेड कलर। लेकिन ये डिफाइन कैसे करेंगे, तो यहां पर आपको यह देखना होगा कि जो वेवलेंथ है रेड कलर की, जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज्यादा होती है। और यहां से एक रिजल्ट भी निकल करके आता है कि जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसका एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, कम होगा। और ये किसके साथ है भाई, तो ये मैं जिस कलर के पेन से लिख रहा हूं उसी के साथ है, कौन, रेड कलर, ठीक है। लेकिन अगर मैं वॉयलेट के केस में बात करूं
तो वायलेट के केस में एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा है, लेकिन जो इसकी वेवलेंथ है वो क्या है, कम है। ठीक है, इसी वजह से इसका जो डेविएशन हुआ वो सबसे ज्यादा हुआ। लेकिन यहां पर बात ये देखनी है हमको कि अगर मैं किसी भी मोनोक्रोमेटिक लाइट को प्रिज्म की एक सरफेस के ऊपर इंसिडेंट कराया और वो व्हाइट लाइट अपने 7 कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, तो इसी फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। तो देखते जरा डिफिनेशन में क्या बताया गया है। When white light is passes through a glass prism, it is split into its spectrum of color in order violet, indigo, blue, green, yellow, orange, and red. And this process of white light splitting into its constituents color, it termed as dispersion. यानी कि इन white lights का अपने 7 कलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स में स्प्लिट होना ही क्या कहलाता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहलाता है। ठीक है, अच्छा यहां पर एक बात की गई है स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स। तो अगर मैं स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स की बात करूं तो ठीक है, ये तो हमारे पास स्पेक्ट्रम बना हुआ है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम भी होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम। जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना, एक्स रेज, गामा रेज, रेडियो वेव्स, एफएम वेव्स, ठीक है ना, तो ये सब भी वेव्स होती हैं। ये जो स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स है ना, ये भी उसका एक पार्ट है। जब आप आगे की क्लास में 12th में चलेंगे, पढ़ेंगे, तो वहां पर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा और वहां पर बताया जाएगा आपको स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स भी उसमें आएगा। वो भी स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। ठीक है, तो ये भी एक पार्ट है, खैर वो आगे की क्लासेस में देखेंगे। तो मेरे ख्याल से डिस्पर्सन ऑफ लाइट आपको समझ में आया होगा कि व्हाइट लाइट का अपने 7 कलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स में स्प्लिट होना ही डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहलाता है। नेक्स्ट, रिकॉम्बिनेशन। अच्छा यहां पर ये एक्सपेरिमेंट कौन किया, ज्यादा एक्सपेरिमेंट न्यूटन बाबा ने कर दिया। न्यूटन बाबा ने क्या किया कि जब यहां पर एक प्रिज्म रख करके इन्होंने इस व्हाइट लाइट को 7 कलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ब्रेक किया, तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट में सोचा कि यार अगर यही 7 कलर्स को मैं फिर से एक प्रिज्म उल्टा करके यहां पर अगर पास कराऊं तो क्या मुझे व्हाइट लाइट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो भैया एक्सपेरिमेंट कर दिया इन्होंने, और इन्होंने ये पाया कि अगर यहां पर देखो, यहां पर इन्होंने व्हाइट लाइट को इंसिडेंट किया, ठीक है, डिस्पर्सन कराया, और ये 7 कलर्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स में क्या हुई, ब्रेक हो गई। अब ये जो 7 कलर्स में कॉन्स्टिट्यूएंट जो ब्रेक हुई थी कलर्स, इनको फिर से एक प्रिज्म की सरफेस पर इन्होंने डाला, तो देखा रिफ्रैक्शन के बाद इनको क्या मिल गया, व्हाइट लाइट फिर से मिल गई। और एक चीज और, यहां पर ये जो व्हाइट लाइट है, ये देखिए यहां पर इस व्हाइट लाइट के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, देखो पैरेलल, ठीक है, और इसी प्रोसेस को क्या नाम दिया गया, रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट। ठीक है, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज द रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट, तो आपको ये फिगर बना करके भी बताना पड़ेगा। ठीक है, और फिगर जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके साथ में माइंड में फिट होता जाएगा। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं कि जितने भी फिगर हैं, चाहे वो लाइट वाले चैप्टर के हो या फिर ह्यूमन आई के हो, इलेक्ट्रिसिटी में तो खैर उतने चैप्टर नहीं है, उसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम है, लेकिन मैग्नेटिक इफेक्ट वाले में है, तो वहां पर भी फिगर की आप प्रैक्टिस कर लेना, सोलेनॉइड है या फिर एमीटर है या जो भी चीजें हैं। ठीक है, तो उसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। आगे चलते हैं, देखिए ये ऑप्शन का ही एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल आ गया, क्या है, रेनबो का फॉर्मेशन। रेनबो तो आप लोगों ने देखा ही होगा, जब बारिश होती है तब रेनबो का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है ये जरा देखते हैं। रेनबो इज कॉज्ड बाय डिस्पर्सन। तो कभी कभी हमसे 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है व्हाट इज द कॉज ऑफ रेनबो, तो आपको बताना आंसर क्या, रेनबो इज ए कॉज ऑफ डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट बाय थिन वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। यानी कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे टाइनी टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, उनके थ्रू जब लाइट पास होती है तो वहां पर डिस्पर्सन का फिनोमिना होता है, और डिस्पर्सन के फिनोमिना में हमको पता है कि 7 कलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स में व्हाइट लाइट ब्रेक होती है। ठीक है, द वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट लाइक स्मॉल प्रिज्म, और जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, वो किसकी तरह बिहेव करती हैं, प्रिज्म के थ्रू बिहेव, प्रिज्म की तरह बिहेव करती हैं। द रिफ्लेक्ट द इंसिडेंट सनलाइट एंड द रिफ्लेक्ट इट internally and finally refract it again when it comes out of the raindrops. A rainbow is always formed in the direction opposite to that of sun.
बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन जो हमारे रीजन असर्शन में पूछी जाती है, लिखी हुई है कि जो रेनबो का फॉर्मेशन होता है वो किस डायरेक्शन में होता है, तो आपको अपना आंसर यहां से देखना है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सन, यानी कि अगर सन हमारा इस डायरेक्शन में तो रेनबो का फॉर्मेशन ऑलवेज इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में होगा हमारा। यहां पर देखिए आपको दिखा है एक वाटर ड्रॉपलेट बनाई गई है, जब ये व्हाइट लाइट इसके अंदर इंटर करती है तो यहां पर क्या होता है, ये वाटर ड्रॉपलेट्स किसकी तरह बिहेव करती है, एक प्रिज्म की तरह बिहेव करती है, और यहां से लाइट क्या होती है 7 कलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ब्रेक होती है, और यहां पर आप देख रहे हैं कि आपको क्या दिख रहा है, रिफ्लेक्शन दिख रहा है भाई। अब आप कहोगे कि सर ये वाटर ड्रॉपलेट के अंदर ही रिफ्लेक्शन कैसे हो जा रहा है, तो जब आप क्लास 12th में आओगे तो वहां पर आपको बताया जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, यहां पर भी बात आपके समझ में नहीं आएगी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी होता है जब हमारा इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है, ठीक है। अब ये बात आप आगे चलिएगा देखिएगा, तो यहां पर क्या हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, जिसकी वजह से लाइट यहां पर फिर से रिफ्लेक्ट हुई, और फिर से इस वाटर ड्रॉपलेट से ये कुछ विबग्योर के फॉर्म में बाहर की तरफ आई, और हमको ऐसा लगा कि यहां क्या बना है, रेनबो का फॉर्मेशन हुआ है। और ये रेनबो का फॉर्मेशन किधर होगा, जिस डायरेक्शन में हमारा सन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा हमेशा, ये ध्यान रखना आपको, डन। जिस डायरेक्शन में हमारा सन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में रेनबो का फॉर्मेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है रेनबो का फॉर्मेशन, तो हमने कहा डिस्पर्सन की वजह से हो रहा है, डिस्पर्सन, ठीक है। किससे हो रहा है डिस्पर्सन, जो एटमॉस्फेयर में हमारे टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, या जब बारिश होती है तो जो बारिश की हमारी बूंदें होती हैं उसके थ्रू जब सनलाइट पास होती है तो वो बारिश की बूंदें प्रिज्म की तरह बिहेव करती है, और जब लाइट उसके अंदर इंटर करती है तो वहां पर डिस्पर्सन का फिनोमिना होता है, जिससे कि ये व्हाइट लाइट 7 कलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ब्रेक हो जाती है। अब देखिए यहां पर हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस भी है रिफ्रैक्शन के, एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये कुछ ऐसे नेचुरल फिनोमिना या फिर एप्लीकेशंस हैं जो हम लोग अपनी डेली लाइफ में देखते हैं और इसको फील भी करते हैं, तो बड़ा ही मजा आने वाला है। जरा ये देखते हैं, सबसे पहला जो एग्जांपल है हमारे पास इसका एप्लीकेशन है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, वो है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। जब हम लोग रात में तारों को देखते हैं तो तारे हमको टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। एक्चुअल में आप अगर किसी बल्ब की तरफ देख रहे हो तो क्या आपको लगता है कि बल्ब वो टिमटिमा रहा है? इसी तरीके से जो स्टार्स होते हैं वो भी टिमटिमाते नहीं है। आपको पता है कि जो तारे होते हैं वो टिमटिमाते, या उनमें जो लाइट होती है, जो उनका टेम्परेचर होता है, उसी की वजह से तारे हमको दिखाई देते हैं, कि तारों का जो टेम्परेचर है उसकी वजह से ही वो हमको अंधेरे में दिखाई देते हैं। लेकिन वो टिमटिमाते नहीं है, लेकिन फिर भी हमको दिखाई क्यों ऐसे देते हैं? तो एक्चुअल में क्या होता है, वहां पर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है। क्या होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। आपको पता है कि हमारी एटमॉस्फेयर में लेयर्स हैं, जैसे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, डिफरेंट काइंड ऑफ स्फेयर्स हैं। तो वहां पर अब हर एक अलग अलग जो हमारे पास स्फेयर्स हैं उनकी अलग अलग डेंसिटी है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे डेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाती है। जैसे जैसे नीचे आएंगे अलग अलग लेयर्स की डेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी। और आपको पता है कि अगर डेंसिटी अलग अलग है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है तो जाहिर सी बात है स्पीड ऑफ लाइट भी क्या होगी, अलग अलग होगी। किसी में ज्यादा होगी, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी या फिर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसमें कम होगी, और जिसका कम होगा उसमें ज्यादा होगी। तो यहां पर अगर मैं बात करूं कि एक्चुअल में अगर मेरा स्टार जो है वो कहां पर है, एक्चुअल में जो स्टार है वो मेरा यहां पर है, लेकिन जैसे ही वो यहां से स्ट्रेट लाइट चली, यहां पर क्या हुआ, हमारा एटमॉस्फेयर का जो लेयर है वो चेंज हो गया। अब एटमॉस्फेयर का लेयर चेंज हुआ यानी कि रेयरर से डेंसर में आई, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होना है इसको। तो ये देखिए ये हमारा नॉर्मल है और ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गया। फिर से दूसरे एटमॉस्फेरिक लेयर में इंटर किया, फिर से टूवर्ड्स द नॉर्मल इसको बेंड होना है, क्योंकि जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं डेंसिटी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, डेंसर होता जा रहा है और मीडियम। तो फिर से ये टूवर्ड्स द नॉर्मल। अब यहां पर बच्चे को दिखाई दिया, अब बच्चे ने यहां पर देखा, इसको तो लग रहा नहीं नहीं यहां नहीं है यार, ये तो तारा मेरा यहां पर है। यहां पर अपेरेंट पोजीशन क्या है स्टार की, वो ये है, लेकिन एक्चुअल में जो पोजीशन होती है स्टार की वो यहां पर होती है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया होगा कि ये जो ट्विंकलिंग हमको क्यों दिखाई देता है, क्योंकि ये जो रिफ्रैक्शन होता है ना ये कंटिन्यूअसली होता रहता है, ये रिफ्रैक्शन कंटिन्यूअसली होता रहता है। तो कभी यहां पर लगता है कभी यहां लगता है, तो हमको ये लगता है कि जो हमारा स्टार है ना वो ग्लो कर रहा है, क्योंकि ये लाइट जो इस तक पहुंच रही है वो
रिफ्रैक्शन होती जा रही है, रिफ्रैक्ट होते हुए यहां तक पहुंच रही है। तो इस वजह से बच्चे को लगता है, या हम लोगों को भी लगता है, बच्चे को ही नहीं हमको भी लगता है कि भैया तारा हमारा टिमटिमा रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, अच्छा आगे भी देख लेते हैं जरा क्या लिखा हुआ है। द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट। द एटमॉस्फेयर इज मेड ऑफ सेवरल लेयर्स, देखिए जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, एंड द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस व्हिच कीप ऑन चेंजिंग कंटिन्यूअसली ड्यू टू हिज पाथ इज लाइट रे फ्रॉम द स्टार कीप ऑन चेंजिंग देयर पाथ कंटिन्यूअसली। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया आपको, डिफरेंट डिफरेंट लेयर है, अलग अलग सबकी डेंसिटी है, जिसकी वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग हो जाता है, और हर एक मीडियम से या हर एक लेयर्स में आने के बाद रिफ्रैक्शन हो रहा है, और रिफ्रैक्शन की वजह से लाइट का पाथ चेंज हो रहा है, और पाथ चेंज हो रहा है जिसकी वजह से इसको ये तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, रिफ्रैक्शन का ही दूसरा हमारे पास जो एग्जांपल है वो है एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ की पोजीशन है। यहां पर कोई बच्चा है या कोई पर्सन है जो इसको ऑब्जर्व कर रहा है डिलेड लाइट को। वही कॉन्सेप्ट यहां पर भी हमारे पास कि जो डिले सनसेट या फिर एडवांस सनराइज हो रही है, किसकी वजह से हो रही है? तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हो रही है। किसकी वजह से? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है। और आपको पता है कि एक्चुअल पोजीशन जो हमारे सन की है वो कुछ इस जगह पर है। जब ये लाइट स्ट्रेट कुछ इस सरफेस पर इंसिडेंट हुई, तो आपको पता है जैसे ही इस मीडियम से ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होना है, तो ये बेंड हो गई। फिर से दूसरी लेयर में इंटर किया, फिर से थोड़ा बेंड हो गई, फिर थोड़ा दूसरी लेयर में पहुंचे, फिर से बेंड हो गया। तो देखिए ये कहीं ना कहीं इस पाथ को ट्रैक करते हुए गया। लेकिन अगर एक्चुअल में यहां वाला देख रहा पर्सन, तो उसको तो ये लगेगा यार कि सन यहां पर है, लेकिन एक्चुअल में कहां पर है? तो एक्चुअल में यहां पर है। ठीक है, और यही कारण होता है सनसेट के टाइम पर भी। जो हमारा सनसेट होता है उस टाइम पर भी यही होता है कि वहां पर भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है, और हमारा सनसेट जो है वो हो चुका होता है, लेकिन हमको लगता है कि अभी हमारा सन यहां पर है। ठीक है, इस हॉरिजन के अगर हम देखें तो ऊपर हमको लगता है कि ऐसा है, लेकिन वो एक्चुअल में कहां होता है? वो एक्चुअल पोजीशन यहां पर आगे होता है। तो क्यों होता है? तो आपको पता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इन दिस द सन अपीयर्स टू राइज अर्लियर 2 मिनट। अच्छा, कितने मिनट पहले? ऐसा भी नहीं है कि अगर एडवांस हो रहा है तो 2-3 घंटे पहले हो जाए, ठीक है ना, ओनली 2 मिनट के लिए हो रहा है। एंड सेट लेट बाई 2 मिनट्स। द डायग्राम बिलो शोज द फिनोमिना व्हेन द, ठीक है, तो यहां पर जो सनसेट या सनराइज है ये कॉन्सेप्ट सिर्फ ओनली फॉर 2 मिनट्स। ठीक है, सुबह सुबह जल्दी उठो और एक बार ऑब्जर्व करो कि ऐसा लग रहा है, या शाम को भी देख लो, जैसा भी चाहो। अब देखिए, अभी तक हम लोग रिफ्रैक्शन के बारे में बात कर रहे थे, अब हम बात करने वाले हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में। ठीक है, क्या होती है स्कैटरिंग ऑफ लाइट? तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट देखते हैं, व्हेन व्हाइट लाइट फ्रॉम द सन इंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर, द लाइट गेट्स स्कैटर्ड, दैट इज द लाइट स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शंस बाय द डस्ट पार्टिकल्स, फ्री वाटर molecules and the molecules of the gases present in the atmosphere. This phenomena is called scattering of light. ठीक है, अब देखिए यहां पर हमसे बताया गया कि हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ चीजें हैं। क्या कह रहा है? कि मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस, फिर हमसे कहा फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स, फिर हमसे कहा डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, अब देखो क्या है कि मैंने कहा कि ये मेरे पास कोई रीजन है जहां पर वाटर ड्रॉपलेट्स भी है, डस्ट पार्टिकल भी है, और क्या बताया गया? कुछ गैसेस के पार्टिकल्स भी हैं, और यहां पर मैंने कोई भी लाइट को इंसिडेंट किया। ठीक है, कोई लाइट है जो इसके थ्रू जा रही है। अब जाहिर सी बात है कि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं या जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, ये इसको क्या करेंगे? इस लाइट को कभी इधर रिफ्लेक्ट कर देंगे, कभी इधर रिफ्लेक्ट कर देंगे, कहीं इधर कर देंगे, इधर कर दिया, इधर कर दिया, इधर कर दिया। तो अब मैक्सिमम लाइट को ये क्या कर देते हैं? रिफ्लेक्ट कर देते हैं, और बाकी बहुत कम लाइट इस डायरेक्शन में आगे की तरफ जा पाती है। यानी कि अगर मैं एक्चुअल में आपसे कहूं तो अप्रोक्स 20% लाइट को ये क्या करते हैं? यहीं पर रिफ्लेक्ट कर देते हैं, बाकी 80% लाइट ही आगे की तरफ मूव कर पाती है। लेकिन अब ऐसा तो नहीं है कि डस्ट पार्टिकल सिर्फ यही था, यहां नहीं है, तो डस्ट पार्टिकल तो यहां पर भी होगा। तो अब ये 80% जैसे ही आगे बढ़ा, यहां पर गया, फिर यहां पर क्या होगा? ये जो डस्ट पार्टिकल हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, या जो भी पार्टिकल्स हैं, ये लाइट को फिर से क्या करेंगे?
फिर से इधर उधर रिफ्लेक्ट करेंगे। तो यानी कि अब तो 80% था ना, तो 80% का फिर से इन्होंने क्या किया, 20% को इधर उधर रिफ्लेक्ट कर दिया। ठीक है, फिर से ये 20% यहां गए, फिर 80% का भी 80% कहां पर गए, आगे की तरफ गए। और ये प्रोसेस क्या है, कंटिन्यूअसली होता रहता है, क्योंकि डस्टपानी इतने दूर दूर थोड़ा ही ना, तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया। तो ये कंटिन्यूअसली हो रहा है कि 20% लाइट को ये इधर उधर क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। अब जब इन्होंने 20% हर एक पॉइंट पर रिफ्लेक्ट करते गए, तो ये लाइट कहां तक पहुंच पाई, मैक्सिमम यहां से जाकर के यहां तक पहुंच पाई, और यहां के बाद वो 20% भी खत्म हो गया, यहीं पर ये लाइट रुक गई। ठीक है, तो इसी फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखिए इस समय ठंडक के समय पे जब आप गाड़ी की रात में, जब मोटरसाइकिल की या कार की आप हेडलाइट से देखते हैं, तो ज्यादा दूरी तक आपको नहीं दिखाई देता जब फॉग होता है। क्यों, क्योंकि फॉग में क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स, टाइनी छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं। वो ड्रॉपलेट्स क्या करते हैं, उनके थ्रू जब लाइट पास होती है तो वो उन लाइट्स को क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है इधर उधर, और रिफ्लेक्ट करने की मैक्सिमम लाइट को इधर उधर रिफ्लेक्ट कर देता है। और जब मैक्सिमम लाइट वहीं से रिफ्लेक्ट हो गई तो आगे कैसे दिखाई देगा, आगे दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो यही रीजन है। ये क्या है फिनोमिना, इसी फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो यहां पर देखा आपने इमेज में कि जब सनलाइट आती है ना, तो यहां पर जो शॉर्ट वेवलेंथ की हमारी लाइट होती है। हाँ एक बात और कि भाई स्कैटरिंग हो तो रही है, क्या सबकी स्कैटरिंग हो रही है, ना ना, सबकी स्कैटरिंग नहीं हो रही है। जो शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट्स हैं, कौन कौन है शॉर्ट वेवलेंथ की, आपको याद होगा, अभी भी हम लोगों ने देखा था, क्या था, हमने पढ़ा था विबग्योर, VIBGYOR। ठीक है, तो अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आए तो यहां पर वेवलेंथ सबसे कम है, यानी किसकी, वॉयलेट की। और अगर वेवलेंथ इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखें तो अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज, यानी कि सबसे ज्यादा किसकी है, रेड कलर की है। तो यहां पर जो स्कैटरिंग होती है ना, वो सबसे ज्यादा किसकी होती है, शॉर्ट वेवलेंथ की होती है। किसकी, शॉर्ट वेवलेंथ की ही स्कैटरिंग होती है। इसका मतलब वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू तक कंसीडर कर ले, यहां तक सबसे ज्यादा स्कैटरिंग होती है लाइट की। ऐसा नहीं है कि रेड या ग्रीन या येलो, ऑरेंज, रेड की नहीं होती, लेकिन बहुत मिनिमम होती है, बहुत मिनिमम। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इनकी जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा है। अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो स्कैटरिंग सबसे कम, अगर वेवलेंथ कम है तो स्कैटरिंग सबसे ज्यादा। डन, तो मेरे ख्याल से स्कैटरिंग ऑफ लाइट समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, यहां पर हमारे पास कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, किसके, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के। तो अभी भी मैंने आपसे कहा था ना कि फॉग के समय पे आप कार की या बाइक की हेडलाइट के आगे देखोगे तो कैसा नजारा दिखता है, कुछ ऐसा दिखता है कि नहीं दिखता है, दिखता है ना। यानी कि जो पार्टिकल्स हैं वो आपको दिखाई दे रहे होते हैं, किसकी वजह से, क्योंकि उन्हीं पार्टिकल से क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन हो रहा है तो जाहिर सी बात वो दिखाई तो देंगे ही। डन, जैसे मान लो कि एक बंद कमरा है, अंधेरा कमरा है, वहां पर एक छोटा सा आपने होल कर दिया, जब सनलाइट उसके थ्रू इंटर करती है तो आपने देखा होगा कई सारे छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल इधर उधर डिस्को डांस करते हुए दिखते हैं, दिखते कि नहीं दिखते। तो वो क्या, कौन सा इफेक्ट है भाई, तो वो हमारा स्कैटरिंग हो रही है, वो हमारा क्या है, टिंडल इफेक्ट है। क्या बोलते हैं उसको, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। तो यहां पर भी देखिए टिंडल इफेक्ट क्या कह रहा है, देखते हैं जरा। द टिंडल इफेक्ट इज ए फिनोमिना वेयर लाइट स्कैटर्ड when passing through a medium containing small particles making the light beam visible। यानी कि जब लाइट बीम क्या हो, विजिबल हो, किसकी वजह से, जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स हैं जिनसे स्कैटरिंग हो रही है लाइट की, उसकी वजह से जो लाइट का पाथ है वो क्या हो रहा है, विजिबल हो रहा है। जैसे कि देखो यहां पर लाइट जिस डायरेक्शन से आ रही है उसका पाथ आपको क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है कि हाँ भैया लाइट ऐसे ऐसे आ रही है। किसकी वजह से, छोटे छोटे पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स की वजह से हमको जो लाइट है उसका पाथ विजिबल हो रहा है। किसकी वजह से, स्कैटरिंग की वजह से। ठीक है ना, तो इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, तो इस इफेक्ट को कहते हैं टिंडल इफेक्ट। डन, तो इसको आपको ध्यान रखना है, टिंडल इफेक्ट क्या होता है। तो टिंडल इफेक्ट इज ए टाइप ऑफ, या कह सकते हैं इज ए पार्ट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और ये क्या करता है, जो हमारी लाइट इंटर हो रही है मीडियम में उसके पाथ को विजिबल बनाता है। किसकी वजह से, जो पार्टिकल्स के थ्रू स्कैटरिंग होती है। नेक्स्ट हमारे पास है स्काई अपीयर्स ब्लू। बहुत ही अच्छा, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू, यानी कि जो हमारा स्काई है वो ब्लू कलर का क्यों दिखाई देता है। तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी कहानियां बना के बताते हैं,
लेकिन आप तो साइंस के स्टूडेंट हो ना, तो आपका आंसर एकदम करेक्ट होना चाहिए। देखते जरा, वाई स्काई अपीयर्स ब्लू इन डे टाइम, द स्काई अपीयर्स ब्लू टू द ह्यूमन आई एज द शॉर्ट वेव ऑफ ब्लू लाइट आर स्कैटर्ड मोर देन द अदर कलर्स इन स्पेक्ट्रम मेकिंग द ब्लू लाइट मोर विजिबल। ओहो, अभी भी तो पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि भैया देखो स्कैटरिंग जो होगी ना, किसकी होगी सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा किसकी होगी? तो हमने कहा था वायलेट, इंडिगो, ब्लू, GYOR। हमने कहा था सबसे ज्यादा स्कैटरिंग किसकी होनी थी भैया? तो लो वेवलेंथ वाली जो लाइट्स हैं उनकी स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होगी। तो देखिए यहां पर क्या है, रेड कलर, इसकी वेवलेंथ तो सबसे ज्यादा है, ये आया धड़धड़ा के एकदम चला गया रेड कलर, ठीक है। फिर उसके बाद ऑरेंज भी आया, हाँ मेरी वेवलेंथ भी रेड से कम नहीं है, ज्यादा है, ज्यादा नहीं मतलब उसी के बराबर है, ये भी चला गया। येलो वाला भी आया, एकदम सीधा चला गया, ग्रीन भी आया चला गया। लेकिन भैया जैसे ही ये आया हमारा कौन, इंडिगो वाला, धर लिया गया यहीं पे, ठीक है। इंडिगो वाले को, वॉयलेट को, ब्लू को, इन तीनों को क्या किया गया, यहीं पर धल लिया। और धल लिया क्या मतलब, स्कैटर्ड हो गया। स्कैटर्ड का मतलब आपको बताया था अभी मैंने कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल हैं, जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये लो वेवलेंथ वाली लाइट को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। देखो ये ब्लू वाला किधर आ रहा था इधर, लेकिन अब जाने लगा इधर, इधर की तरफ जाने लगा, इधर जाने लगा, इधर जाने लगा। ये क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया हर डायरेक्शन में। देखिए वायलेट और ब्लू क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, आगे की तरफ जा ही नहीं पाया। अब जब ये ब्लू कलर यहीं पर स्कैटर्ड हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, कहां, आसमान में, हमारी स्काई में रिफ्लेक्ट हो गया। तो जब ब्लू कलर ही हमारा रिफ्लेक्ट हुआ है तो भैया आसमान लाल थोड़े नहीं दिखाई देगा, ब्लू ही दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ब्लू कलर ही सबसे ज्यादा स्कैटर्ड हुआ है। क्यों? क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे कम है। मतलब ब्लू है, वॉयलेट है, इंडिगो है, यही कलर्स हैं, इनकी वेवलेंथ कम होने की वजह से यही सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट हुए। और अगर ब्लू कलर ही स्कैटर्ड हुआ है तो आसमान हमारा ब्लू कलर का दिखाई देगा। आप बताओ जरा, इसका एग्जांपल बताता हूं। जब आप फॉग है और आप येलो कलर की लाइट अपने बाइक में जला रहे हो तो आपको चारों तरफ का रीजन कैसा दिखता है, येलो कलर का दिखता है। क्यों? क्योंकि येलो कलर का स्कैटरिंग वहां पर हो रहा है। लेकिन जब वहीं पर आप व्हाइट कलर की लाइट आपके बाइक में लगी हुई है तो जो वहां पर आपको फॉग दिखाई देगा किस कलर का, ब्लू कलर आप लगा लो। ब्लू कलर अगर आपने फॉग में लगा करके देखा बाइक में तो ब्लू कलर का आपका सारा फॉग आपको कैसा दिखाई देगा, ब्लू कलर का। क्यों? क्योंकि आपके पास वही कलर है और उसी का स्कैटरिंग हो रहा है वहां पर। तो इसी तरीके से यहां पर जो ब्लू कलर है, उस ब्लू, वॉयलेट और इंडिगो, इन्हीं का क्या हो रहा है, स्कैटरिंग हो रही है। कहां पर, एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल, वाटर ड्रॉपलेट्स और गैस के मॉलिक्यूल्स के थ्रू। तो भाई ये ब्लू कलर का ही तो दिखाई देगा एटमॉस्फेयर हमारा, या फिर जो स्काई है, जब हम ऊपर देखते हैं तो स्काई दिखता है हमको, ठीक है। तो किस कलर का दिखाई देगा, ब्लू कलर का। डन। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आया होगा आपको, स्काई अपीयर्स ब्लू। आगे चलते हैं। तो यहां पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। मैं उम्मीद करूंगा कि कम से कम समय में मैंने कोशिश की है आपको जल्दी से जल्दी रिकैप करवाने की। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज मेरा भी उत्साह बढ़ाइए, इसको अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, लाइक भी करिए। और अगर आपको कोई भी डाउट लगते हैं तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए भी, ताकि मैं उसे और सुधार सकूं। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज, मैंने जो लास्ट टाइम रिवीजन की सीरीज बनाई है उज्जवल सर के साथ मिलकर के, उसमें चाहे वो एमसीक्यू क्वेश्चंस की है या फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हैं या फिर जो न्यूमेरिकल के लिए मैं बना रहा हूं, अभी मैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का न्यूमेरिकल भी लेकर के आऊंगा, या फिर जो मेरा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का वन शॉट है, या फिर जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का जो वन शॉट वीडियो है उज्जवल सर का, आप लोग उसको भी देखिए जाकर के, जरूर आपको हेल्प मिलेगी। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।